हेलो गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने किंगडम प्लांटेई का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में। इस लेक्चर में हम उस किंगडम प्लांटेई को कंटिन्यू करते हुए हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम हायर प्लांट्स कहते हैं। बाकी एल्गी और ब्रायोफाइट्स जो हमने पहले पढ़ा था वो लोअर प्लांट्स में आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स से पढ़ना। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट हैं वो बने हैं टेरॉन वर्ड से। टेरॉन का मतलब होता है फेदर। अब ये जो प्लांट्स है इनमें कहाँ से फेदर आ गए, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। बट इनकी अगर हम लीव्स देखें तो वो फेदर की तरह इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, वो फेदर की तरह लगती हैं। जैसे आपने बहुत सारे फर्न्स देखे होंगे, उनकी लीफ फेदर की तरह होती है। और इसीलिए ये प्लांट्स जो होते हैं ये वाइडली ऑर्नामेंटल के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट बना है टेरॉन वर्ड से। टेरॉन का मतलब होता है फेदर, और इन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो इन्हें हम रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से एम्फीबियन प्लांट जो थे वो, जिस तरह से एनिमल्स में एम्फीबियंस होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं, उसी तरह से प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स हमने देखे। इनसे पहले ब्रायोफाइट्स पढ़ा जो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे। तो वो उनको वाटर की ज़रूरत होती थी फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये एक ऐसे प्लांट हैं, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। सो हियर टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। इन्हें फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट क्यों है? वैस्कुलर का मतलब होता है कि इनमें टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, जस्ट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों टिश्यूज प्रेजेंट होंगी जो कि कंडक्शन में हेल्प करेंगी। कंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो टिश्यूज होंगी वो कंडक्शन करेंगी। जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करती है, फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करने का काम करता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में सेम साउंड आ रहा है। फ्लोएम एफ का साउंड आ रहा है तो फूड, जाइलम तो इसको आप जल के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि जाइलम फॉर जल एंड फ्लोएम फॉर फूड। तो फ्लोएम जो होती है वो फूड का कंडक्शन करती है और जो जाइलम होती है वो वाटर का कंडक्शन करती है। तो हमने टेरिडोफाइट के बारे में ये पढ़ा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हायर क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। हायर क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो मीन्स फॉल्स और गैम्स मीन्स फ्लावर। दिस मीन्स दैट they don't have true flowers, they have such flower like arrangement जैसे हम स्ट्रॉबेरी या कोन कहते हैं, पर इनमें ट्रू फ्लावर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेनली दो कैटेगरीज में हम प्लांट्स पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं वो दो कैटेगरीज क्या है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है क्रिप्टोगैम्स की। क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते, और दूसरे होते हैं फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग होते हैं, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो फेनेरोगैम्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्रिप्टोगैम्स में 3 तरह के प्लांट्स आ जाते हैं। हमने पढ़ा था एल्गी, वो सबसे प्रिमिटिव क्रिप्टोगैम है। दूसरा हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, ये भी क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट, ये भी आते हैं क्रिप्टोगैम्स में।
तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट क्रिप्टोगैम्स कौन है, तो वो है एल्गी। और सबसे हायर क्रिप्टोगैम्स या एडवांस क्रिप्टोगैम्स, तो वो है टेरिडोफाइट या लास्ट क्रिप्टोगैम्स। फेनरोगैम्स की बात करें तो फेनरोगैम्स में दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये प्रिमिटिव फेनरोगैम्स है और ये एडवांस फेनरोगैम्स है एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट फेनरोगैमिक प्लांट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट फेनरोगैमिक प्लांट जिम्नोस्पर्म होंगे और जो एडवांस फेनरोगैमिक प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म्स। तो हमने देखा कि दो तरह के प्लांट होते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। अब टेरिडोफाइट्स के बारे में हम और पढ़ लेते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनमें ट्रू फ्लावर एब्सेंट होते हैं। इनकी रूट के बारे में हम पढ़ते हैं। रूट, तो इनकी जो रूट है वो ट्रू रूट है क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स पाई जाती है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी और ब्रायोफाइट्स मोस्टली थैलॉइड प्लांट होते हैं, उनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइम किसी भी प्लांट में फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल देखा गया तो वो टेरिडोफाइट है। तो इनमें जो रूट, स्टेम और लीफ होंगी वो भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होंगी। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी डैम्प प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ये हिली एरियाज़ पे भी पाए जाते हैं, स्लोप्स पे भी पाए जाते हैं और घाट्स पे भी पाए जाते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर ऐसा है। इनको हम मेनली हॉर्सटेल्स और फर्न्स कहते हैं। हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हॉर्सटेल स्पेशली हम एक टेरिडोफाइट को कहते हैं जिसका नाम है इक्विसिटम को हम हॉर्सटेल कहते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये जो सॉइल कंडीशन नेसेसरी होती है वो होती है सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में और चीज़ें। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये, तो हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। एक होते हैं प्लांट्स जिनमें गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है और एक होते हैं प्लांट जिनमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ की। स्पोरोफिटिक फेज जो होती है वो 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड फेज ऑफ लाइफ होता है। जो गैमेटोफिटिक फेज है वो हैप्लॉयड होती है, एन फेज होता है। तो क्या ये जो गैमेटोफिटिक डोमिनेंट फेज है क्या इन प्लांट्स में स्पोरोफिटिक फेज नहीं पाई जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्लांट हो उसमें स्पोरोफिटिक फेज भी होती है और गैमेटोफिटिक फेज भी होती है। किसी में स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल उसमें स्पोरोफिटिक फेज के थ्रू कवर किया जाता है, जबकि कुछ और प्लांट्स होते हैं जिसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल गैमेटोफिटिक फेज के थ्रू कवर किया जाता है। तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक डोमिनेंट ऐसे प्लांट्स जिनमें गैमेटोफिटिक डोमिनेंट। अब अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो स्पोरोफाइट क्या करेगा? स्पोरोफाइट जो होगा वो डोमिनेंट तो है नहीं, तो वो डिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हमने देखे थे एल्गी और ब्रायोफाइट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है और इनका जो गैमेटोफाइट होगा वो डिपेंडेंट होगा। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट होगा? तो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। इसके एग्जाम्पल हमें पता है जिम्नोस्पर्म और
एंजियोस्पर्म। ये दो एग्जाम्पल हैं स्पोरोफाइट प्लांट के। अब इन्हीं के बीच में कहीं आता है टेरिडोफाइट्स। ये ना तो इनके केस में ये कंडीशन है, आप जितने भी कैरेक्टर्स पढ़ोगे, सबसे इजी तरीका जो है वो याद रखने का वो ये है कि आप जितने भी कैरेक्टर्स पढ़ोगे एल्गी और ब्रायोफाइट्स के, और जितने भी कैरेक्टर आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के, इन दोनों के कहीं बीच में ये टेरिडोफाइट आता है। कुछ कैरेक्टर्स ये एल्गी और ब्रायोफाइट के भी शो करता है, कुछ कैरेक्टर ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के भी शो करता है। जैसे हमने देखा कि इसमें ट्रू रूट, लीफ और स्टेम होती है, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। वेस्कुलर टिश्यूज पाई जाती हैं जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें जो डैम्प शेडी प्लेसेस पे ये ग्रो करता है तो ये एल्गी और ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं वो छोटी छोटी माइक्रोफिलस लीव्स भी होती है और मेगाफिलस लीव, ये कहीं बीच में आते हैं बिल्कुल। और टेरिडोफाइट का जो एक कैरेक्टर है कि ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इनमें ट्रू फ्लावर्स नहीं होते, तो ये एल्गी और ब्रायोफाइट के कैरेक्टर हैं। तो अगर हम टेरिडोफाइट में देखेंगे तो इसका गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट जिसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्रोथैलस कह देते हैं, प्रोथैलस। ये प्रोथैलस जो होता है वो हार्ट शेप का होता है, और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, ये भी गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करता। दोनों ही फेजेस इसके लाइफ साइकिल में इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि आपको बताना है कि टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, तो आप हमेशा स्पोरोफाइट लगाओगे क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। तो हमने इस टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा, इसकी प्लांट बॉडी के बारे में, इसमें कौन सा फेज डोमिनेंट होता है। अब हम देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स को, टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट के टाइप्स हम देखेंगे। टेरिडोफाइट्स दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। ये जो माइक्रोफिलस होता है टेरिडोफाइट, इसकी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिलाजिनाला में, सिलाजिनाला की एक स्पीशीज़ है सिलाजिनाला ब्रायोप्टेरिस। इसे हम कहते हैं संजीवनी प्लांट। ये हिमालयास पे ग्रो करती है। तो सिलाजिनाला की सारी ही स्पीशीज़ माइक्रोफिलस होती है, उनकी लीव्स छोटी छोटी होती हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम ये भी माइक्रोफिलस होता है। टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी लीव्स बहुत लार्ज होती है, फ्रॉन्ड। इन लार्ज लीव्स को हम क्या कहेंगे? फ्रॉन्ड्स कहेंगे, फ्रॉन्ड्स। और ये फ्रॉन्ड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ये फ्रॉन्ड्स कुछ फर्न्स में प्रेजेंट होते हैं, फर्न्स। तो हम फर्न के एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें फर्न्स प्रेजेंट होते हैं। वो है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में माइक्रोफिलस होते हैं, उनकी लीव्स स्मॉल होती है। कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं वो मेगाफिलस होते हैं, उनमें लार्ज लीव्स प्रेजेंट होती है। अब इनकी जो लीफ होती है इसका भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती है वो स्पोर्स को बियर करती है। स्पोर्स दो तरह से हो सकते हैं इसमें। हमने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइट में, एल्गी में तो पूरा ही अलग स्पोर्स बन रहे थे। जू स्पोर्स हमने पढ़े थे, एनाइसोगैमस स्पोर्स, आइसोगैमस स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ा था हमने। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि
जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो मेल थैलस पे फॉर्म होता है या फीमेल थैलस पे फॉर्म होता है, या एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही स्पोरोफाइट के ऊपर वो ग्रो करते हैं। यहाँ पे हम देखें टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ेंगे कि जो स्पोर्स होते हैं वो या तो स्ट्रोबिलस या हम कोन्स कह सकते हैं इसको, कोन्स में पाए जाते हैं। अब जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स टेरिडोफाइट के जो स्पोरोफाइट होते हैं उनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया स्पोर बियरिंग ऑर्गन है। स्पोरेंजिया जो होती है ये लीफ लाइक अपेंडेज से कवर्ड होती है, लीफ लाइक अपेंडेजेस पे होती है, जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, यही स्पोरोफिल, इन्हीं स्पोरोफिल का क्लस्टर कभी कभी कुछ टेरिडोफाइट्स में ये जब स्पोरोफिल क्लस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब एक साथ हो जाते हैं, तो इन क्लस्टर्ड स्पोरोफाइट को हम कह सकते हैं स्ट्रोबिलस, जिसका प्लूरल है स्ट्रोबिलाई, या कोन्स। तो स्ट्रोबिलाई और कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है इक्विसेटम, इक्विसेटम में ऐसा होता है, या सेलाजेनेला, सेलाजेनेला में भी ये हमें देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोरोफिल क्लस्टर हो गए स्ट्रोबिलस या कोन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि इक्विसेटम और सेलाजेनेला में हम देखते हैं। स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं स्पोर मदर सेल। जहाँ पे भी आपको प्लांट किंगडम में मदर सेल या एनिमल किंगडम में भी मदर सेल वर्ड देखने को मिल गया, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, वो स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होगा, और यही मियोसिस करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये स्पोर मदर सेल है तो ये मियोसिस करके स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। अगर पॉलन मदर सेल होती तो पॉलन का फॉर्मेशन करती। अगर मेगास्पोर मदर सेल होती मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती। तो यहाँ पे मियोसिस होके स्पोर्स बना रहे हैं। अब ये स्पोर्स जो बनेंगे वो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल बन रही है, उसमें मियोसिस हो रहा है तो स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। स्पोर्स के ग्रुप को हम सोरस या सोराई कहते हैं। जब ये क्लस्टर्स में ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम सोरस या सोराई कहते हैं। ये स्पोर्स, ये जो सोरस या सोराई हैं, कभी कभी वो कवर्ड होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से, जिसको हम इंडूसियम कहते हैं। इंडूसियम, कुछ टेरिडोफाइट्स में ये इंडूसियम फॉल्स भी हो सकता है, वो किसी और स्ट्रक्चर के थ्रू बन सकता है, और कुछ में ये ट्रू कवरिंग होती है, वो ट्रू इंडूसियम होता है। करते हैं तो प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस, अब इस चीज़ को हम समझते हैं टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल से। अगर हमने ये लाइफ साइकिल समझ ली तो हमें पूरा टेरिडोफाइट आसानी से टेरिडोफाइटा समझ में आ जाएगा। तो हम इसे समझते हैं इसकी लाइफ साइकिल के थ्रू। तो ये है टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक, कि इसका स्टेम है और ये इसकी रूट है। तो ये टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी। और ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब यही जो प्लांट बॉडी होगी इसमें स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्पोरोफिल होंगे इसमें होगी स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल होगी इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस, और ये बनाएंगे स्पोर्स। ये होते हैं हैप्लॉइड। स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन करेगी एक स्ट्रक्चर का जो है प्रोथैलस। प्रोथैलस, प्रोथैलस, प्रोथैलस इस तरह का हार्ट शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरह से राइजोइड्स या रूट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके वेंट्रल सरफेस पे इसके ये ऐसे होगा, इसके वेंट्रल सरफेस से राइजोइड्स निकले होंगे। ये है प्रोथैलस, और इस यही जो है वो गैमेटोफिटिक स्टेज है। किसकी?
टेरिडोफाइट का गैमेटोफिटिक स्टेज ये प्रोथैलस है। ये प्रोथैलस हमेशा हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये किससे फॉर्म हो रहा है, स्पोर से, और स्पोर्स क्या है, स्पोर हैप्लॉइड है। तो ये प्रोथैलस भी जो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। ये फ्री लिविंग होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं। तो ये भी फ्री लिविंग होगा। और ये होता है ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो प्रोथैलस होगा ये गैमीट्स को बियर करेगा, ये अपने ऊपर गैमीट्स को बियर करेगा। ये होगा इसका एंथेरिडियम जो कि बियर करेगा मेल गैमीट्स को, एंथ्रीडिया बियर करेगा मेल गैमीट्स को। और ये है आर्चिगोनिया। तो ये जो मेल गैमीट है इसको हम कहेंगे एंथेरोजोइड्स। अब ये जो एंथेरोजोइड्स होगा ये वाटर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करके आर्चिगोनियम तक पहुंच जाएगा, आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचेगा। और इस आर्चिगोनियम के अंदर एक्सेल होगी, वहाँ पे जाके एंथेरोजोइड और एक्सेल का फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, किसका हुआ, एक्सेल प्लस एंथेरोजोइड, इन दोनों का ही फ्यूजन हुआ। और इस फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट हमेशा 2n स्ट्रक्चर होती है, हमेशा डिप्लॉयड होता है। और ये जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेगा। ये जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक प्लांट बना लेगा। प्रोथैलस जो होता है वो हमेशा डैम्प प्लेस पे ग्रो करता है, शेडी प्लेस पे, जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो, जिससे इसके जो गैमीट्स हैं वो वाटर के थ्रू आराम से फर्टिलाइज कर सकें। तो हमने देखा कि ये जो स्टेज है जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक, ये वाली जो स्टेज है ये डिप्लॉयड है, 2n है। और स्पोर से लेके एक बार मियोसिस हो गया उसके बाद स्पोर से लेके प्रोथैलस तक की जो स्टेज है वो हैप्लॉयड है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज लगभग इक्वल है, तो इसीलिए दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और दोनों अलग अलग सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। आई होप ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके, ज़्यादातर जो डाउट है, अगर आपने ये स्टेज अच्छे से पढ़ ली, इसकी लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ ली, तो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन यहीं से दूर हो जाएगी। टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल है ये, लाइफ साइकिल। स्पोर्स के बेसिस पे देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टेरिडोफाइट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्पोर्स के बेसिस पे। एक होता है हेट्रोस्पोरस और दूसरा होता है होमोस्पोरस। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उनमें 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हम देख रहे हैं टेरिडोफाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है हेट्रोस्पोरस और दूसरा होता है होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में 2 तरह के अलग अलग टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। होमोस्पोरस में ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, इनको होमोस्पोरस कहते हैं। मैक्रोस्पोर होगा, हेट्रोस्पोरस में एक मैक्रोस्पोर होगा, दूसरा माइक्रोस्पोर होगा। ये जो मैक्रोस्पोर होगा ये लार्ज होगा
और जो माइक्रोस्पोर होगा ये स्मॉल होगा। होमोस्पोरस में सारे स्पोर्स एक ही काइंड के होंगे, तो कोई भी लार्ज या स्मॉल नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल है साल्विनिया। ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, मोस्टली क्वेश्चंस इन एग्जाम्पल्स से ही पूछते हैं कि कौन से, आपको 4 जनरा दे दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा होमोस्पोरस है और कौन सा हेटेरोस्पोरस है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलस टेरिडोफाइट। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा मेगाफिलस टेरिडोफाइट है। ए एडियंटम, बी ड्रायोप्टेरस, सी सिलाजिनेला और डी इक्विसिटम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे हमने देखा मैक्रोस्पोर, हेटेरोस्पोरस 2 तरह के होते हैं, साल्विनिया और सिलाजिनेला। होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें आ जाता है लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। हमने ब्रायोफाइट्स और एल्गी में भी देखा था कि जो एल्गी में तो जो स्पोर्स या फीमेल स्पोर्स जो होती है वो बॉडी के बाहर रिलीज होती है और वहाँ पे जाके फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो वाटर के अंदर ही होता है, या वो एल्गी के अंदर नहीं होता, वो कहीं पे भी बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। इसी तरह हमने ब्रायोफाइट में भी देखा था कि वाटर से उनका फर्टिलाइजेशन होता है और जो भी बनता है जाइगोट वो हमेशा बॉडी के बाहर बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं एंथेरोजॉइड्स वो कहाँ जाकर रिलीज होते हैं, वो एट द माउथ ऑफ आर्कीगोनिया के माउथ पे जाके रिलीज होते हैं और यही एंथेरोजॉइड आर्कीगोनिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, एक्सेल के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट अभी तक वो आर्कीगोनिया के अंदर ही है और यही जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इसकी कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है और ये एम्ब्रियो जो होता है वो कुछ समय के लिए फीमेल प्लांट बॉडी के, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहता है, उसी के ऊपर सर्वाइव करता है। तो ये एक तरह से प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, प्रिकर्सर ऑफ, इसको कहते हैं हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट जो हम आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिसमें जो सीड बनते हैं वो हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। जैसे हमने देखा होगा फ्रूट में सीड्स देखने को मिलते हैं हमें, वो सीड्स क्या होती है, वो सीड ओव्यूल होती है, फीमेल गैमेटोफाइट होती है जो ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है और वो ओवरी के अंदर ही होता है। उसी तरह ये जो एम्ब्रियो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कुछ समय के लिए रिटेन रहता है। तो ये एक तरह से सीड हैबिट का प्रिकर्सर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यही आगे जाके डेवलप करके सीड हैबिट का फॉर्मेशन करेगा। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट्स का। तो क्लासेस के बारे में डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ना है इस लेवल पे, पर हमें ये ज़रूर है कि हमें क्लासेस के नाम्स पता होने चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस होती हैं। पहली होती है सिलोप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और चौथी है टेरोप्सिडा। ये 4 क्लासेस में सारे टेरिडोफाइट्स डिवाइडेड हैं। इसमें से एवोल्यूशन के बेसिस पे ये क्लासेस को लिखा गया है। सबसे प्रिमिटिव है सिलोप्सिडा, उनसे एडवांस है लाइकोप्सिडा, उनसे एडवांस है स्फेनोप्सिडा और सबसे एडवांस क्लास जो है इसमें वो है टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा जो होते हैं ये होते हैं प्रिमिटिव टेरिडोफाइट। इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो फॉसिल्स हैं।
इसके एग्जाम्पल है राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि लिविंग है वो है सिलोटम। इसमें स्पेशल टाइप, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील भी देखने को मिलता है। स्टील वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल भी स्पेशल टाइप का। जब वेस्कुलर बंडल में हम पेरिसाइकिल को ऐड कर देते हैं, ये हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी में। तो सिलोटम में जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का स्टील भी देखने को मिलता है हमें। सिला जनला इसका एग्जाम्पल है। लाइकोपोडियम में हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स देखने को मिलती है। एक ही जनरा के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग स्टील्स पाई जाती हैं। स्फेनोप्सिडा में हम देखेंगे इनको हॉर्स टेल्स भी कहते हैं, हॉर्स टेल्स। और टेरोप्सिडा को हम फर्न्स भी कहते हैं। हॉर्स टेल्स में आ जाते हैं आपके इक्विसिडम। ये वाले एरियाज़ में इक्विसिडम ज़्यादा पाए जाते हैं। फर्न्स में आपके आ जाते हैं टेरिडियम, टेरिस, ब्रायोप्टेरिस। ये कुछ फर्न्स के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको इनके नाम याद करने में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं इन पे निमोनिक्स बना दूंगी, उससे आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको निमोनिक्स की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उन पे निमोनिक्स भी बना दूंगी। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर है एडियंटम। इसको मैडन हेयर फर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह के शेप में होती हैं और ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इसे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी हम यूज़ करते हैं, तो इसे मैडन हेयर फर्न भी कहते हैं। क्योंकि पहले जो लेडीज़ होती थी वो इस तरह का हेयर स्टाइल बनाती थी, तो उसी से मैडन हेयर फर्न का नाम आया है यहाँ पे। और अगर आपसे पूछे कि मैडन हेयर ट्री कैसे कहते हैं, मैडन हेयर ट्री, तो वो हम कहते हैं एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है गिंको बाइलोबा। इसे हम कहते हैं मैडन हेयर ट्री। इस गिंको की बस एक ही स्पीशीज़ लिविंग है जो है गिंको बाइलोबा, और इसे हम लिविंग फॉसिल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉसिल फॉर्म में भी पाया गया था और लिविंग फॉर्म में भी पाया जाता है गिंको बाइलोबा। यहाँ टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक प्लांट होता है जिसमें स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्पोरोफिल्स पे स्पोर मदर सेल्स का प्रेजेंट होती है। स्पोर मदर सेल्स में स्पोर जब मियोसिस होता है तो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और यही स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं, जो कि टेरिडोफाइट का गैमेटोफिटिक स्टेज है। ये जो प्रोथैलस होता है वो हार्ट शेप का होता है और इस पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड्स निकलते हैं जो आर्चिगोनियम के माउथ पे जाते हैं, वहाँ एग से फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यही जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो जो होता है वो आर्चिगोनियम के अंदर रिटेन रहता है कुछ समय के लिए, जो कि प्रिकर्सर है सीड हैबिट का। फिर जो एम्ब्रियो है वही फॉर्मेशन कर लेता है स्पोरोफिटिक प्लांट का। तो ये पूरी लाइफ साइकिल थी और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है इसके क्लास के साथ। और टेरिडोफाइट्स में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट अनदर क्लास विच इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट के ग्रुप हैं जिनकी सबसे कम स्पीशीज़ जो है वो अवेलेबल है अर्थ पे। इनके मेंबर्स बहुत कम हैं पर इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिम्नोस्पर्म्स मतलब सीड। जिम्नोस मीन्स नेकेड, मतलब इनके जो सीड होते हैं वो किसी भी कवरिंग से नहीं कवर्ड होते हैं, वो नेकेड होते हैं वो सीड्स। जब सीड ओव्यूल ही तो सीड का फॉर्मेशन करता है और ये ओव्यूल ओवरी से नहीं सराउंडेड होता है। ओव्यूलेशन के बाद ये पूरी तरह से एक्सपोज रहता है।
तो इसीलिए हम इसको नेकेड सीड्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली ज़ीरोफिटिक होते हैं, लेस वाटर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज़ीरोफिटिक होते हैं। ये ट्रीज़ या श्रब्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रीज़ या श्रब के फॉर्म में। हमने टेरिडोफाइट देखा था, तो टेरिडोफाइट मोस्टली श्रब होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रीज़ के फॉर्म में भी हो सकते हैं और श्रब के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, उसका नाम है जामिया पिग्मिया, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो है सिकोया जाइगेंटिका, सिकोया जाइगेंटिका। ये सिर्फ लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म ही नहीं है, ये लार्जेस्ट ट्री भी है। पूरे ही प्लांट किंगडम में ये सबसे बड़ा ट्री है, सिकोया जाइगेंटिका। सो लेट्स टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। Roots. In gymnosperm, the roots are taproot. Taproot का मतलब होता है कि ऐसी रूट्स जो सॉइल में डीप तक जाती हैं और जिनमें लेटरल ब्रांचेस निकली होती हैं, डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती हैं ये टैपरूट, जिससे इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है सॉइल के नीचे, और ये डीप सॉइल से भी वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये होती है टैपरूट सिस्टम होता है इसमें। रूट जो होती है, कभी कभी इन रूट्स में फंजाई एसोसिएटेड होते हैं, फंगस के ग्रुप्स एसोसिएटेड होते हैं, और इस रूट और फंगस के एसोसिएशन को हम टर्म देते हैं माइकोराइजा या माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं इसको। ये माइकोराइजा जो न्यूट्रिएंट्स को ईजिली एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में भी नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ये माइकोराइजा, ऐसी माइकोराइजल रूट्स हमें पाइनस में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूट्स जो होती हैं वो कोरोलॉइड भी होती हैं। कोरोलॉइड रूट्स किस में प्रेजेंट होती हैं? साइकस में प्रेजेंट होती हैं कोरोलॉइड रूट्स। इन कोरोलॉइड रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं। तो कोरोलॉइड रूट जो होती है, सी फॉर कोरोलॉइड और सी फॉर साइकस, कोरोलॉइड रूट्स साइकस में प्रेजेंट होती है, माइकोराइजल रूट्स जो होती है वो पाइनस में प्रेजेंट होती हैं। डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में कि जिम्नोस्पर्म में कैसे स्टेम देखने को मिलते हैं हमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो वुडी श्रब्स होते हैं या फिर लार्ज ट्रीज होते हैं। तो इनकी जो स्टेम होती है वो मोस्टली वुडी होती है, हर्बेशियस ना होकर इनकी स्टेम मोस्टली वुडी देखने को मिलती है हमें। स्टेम जिम्नोस्पर्म्स में स्टेम दो तरह की हो सकती है। एक होते हैं ब्रांच्ड स्टेम, और दूसरे होते हैं अनब्रांच्ड स्टेम। तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में हमें ब्रांच्ड स्टेम भी देखने को मिलता है और बहुत सारे में हमें अनब्रांच्ड स्टेम भी देखने को मिलता है। ब्रांच्ड स्टेम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है पाइनस एंड सिट्रस में। इन दोनों के ही स्टेम ब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड स्टेम की बात करें तो हमें साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलता है, क्योंकि साइकस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इनकी जो स्टेम होती है वो इस तरह से, इनमें लीव्स अरेंज होती है। लीव्स के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये लीव्स जो होती है वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। तो लीव्स के अब नेक्स्ट लीव्स ही हैं, लीव्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइनस की जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो होती है वो दो तरह से हो सकती हैं। एक होती है सिंपल लीव्स, दूसरी होती है कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड में से पिनेटली कंपाउंड लीव्स हमें साइकस में देखने को मिलती है। पिनेटली कंपाउंड लीव क्या होती है? ये इस तरह से इसका रैकेस होता है बीच में
और दोनों तरफ से ऐसे छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। इसे हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम पिन्ना कहते हैं या लीफलेट कहते हैं, लीफलेट। और इस स्ट्रक्चर को हम रैकस कहते हैं। तो इस तरह की लीव्स हमें साइकस में देखने को मिलती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स भी हो सकती है जो इस कंपाउंड ना होकर सिंपल एंटायर होती हैं। इस तरह की लीव्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स मतलब कोन जैसे ट्रीज लाइक पाइनस। तो इनमें जो लीव्स होती है वो नीडल शेप की, इस तरह से नीडल शेप की लॉन्ग एंड थिन लीव्स होती हैं। ये लीव्स लॉन्ग एंड थिन क्यों होती हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि ये लीव्स जो होती हैं ये लॉन्ग एंड थिन इसलिए होती हैं क्योंकि ये एक तरह से एरिया को कंजर्व कर रही हैं। जितनी ब्रॉड लीव होगी उतना ज़्यादा उसमें से वाटर का इवेपोरेशन होगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। और यहाँ पे जो लीव्स है वो काफ़ी थिन भी है, लॉन्ग है, नीडल लाइक है। ये नीडल लाइक लीफ की वजह से इसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है, तो यहाँ से इवेपोरेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो ज़ीरोफिटिक प्लांट होते हैं, इनमें वाटर का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे एरियाज़ पे ग्रो करते हैं जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है या वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है। जैसे कि ये माउंटेन्स के ऊपर ग्रो करते हैं, स्लोप्स के ऊपर, जहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा टिक नहीं पाता है। अगर बारिश होती भी है तो वो स्लोप से नीचे आ जाता है वाटर, तो वहाँ पे वाटर की कमी की वजह से इस तरह के नीडल लाइक लीफ वाले प्लांट पाए जाते हैं। और इनमें जो स्टोमेटा होता है वो संकेन होता है, वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ये संकेन स्टोमेटा इसलिए होता है क्योंकि वो जितना ज़्यादा डीप में होगा स्टोमेटा, सन की रेज उतनी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पड़ेगी उस पर, और जब सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो उसमें से वाटर का इवेपोरेशन भी बहुत कम होगा। तो ये सब पाइनस के ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन में आ जाता है, ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन के अंदर आ जाता है। क्या क्या आता है? संकेन स्टोमेटा, नीडल लाइक लीफ, नीडल लाइक थिन लीव्स, ये ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन है पाइनस के। तो हमने पाइनस के रूट्स के बारे में पढ़ा कि रूट्स जो होती हैं वो टैप रूट सिस्टम होता है, क्योंकि वो भी एक तरह का ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन ही है। जब टैप रूट सिस्टम होता है तो वो काफ़ी डीप में होता है सॉइल के, और सॉइल के डीप से भी वो वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये भी एक तरह का ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन है। इसके अलावा हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोर्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सारे प्लांट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस, विच मीन्स इनमें अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कोई स्पोर स्मॉल हो सकता है साइज में और दूसरा स्पोर बिग या लार्ज होता है साइज में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। जब अलग अलग साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो इस कंडीशन को हम हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। अब ये जो छोटे स्पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, वो मेल स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, मेल स्पोर होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में ग्रो करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ अरेंज होता है? माइक्रोस्पोरोफिल। ये स्पोर बियरिंग, माइक्रोस्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। इन पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके बना लेते हैं स्ट्रोबिलाई। इस केस में क्योंकि ये मेल स्पोर है तो मेल स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन करेंगे। यही स्ट्रोबिलाई कुछ जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, कोन बना लेते हैं। अगर हम मेगास्पोरोफिल की बात करें तो मेगास्पोर्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, वो फीमेल स्पोर्स होते हैं। फीमेल स्पोर्स कहाँ ग्रो करते हैं? मेगास्पोरेंजिया के अंदर ग्रो करते हैं। मेगास्पोरेंजिया किस पे होता है? मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है। और ये मेगास्पोरोफिल फीमेल स्ट्रोबिलाई बना लेता है, फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन का फॉर्मेशन करता है, कोन का फॉर्मेशन करता है फीमेल कोन। फीमेल कोन यूजुअली साइज में बड़ी होती है मेल कोन के कंपैरिजन में, क्योंकि मेगास्पोर भी बड़े होते हैं, मेल कोन भी छोटा होता है, फीमेल कोन बड़ी होती है।
जो माइक्रोस्पोर होता है ये मेल गैमेटोफाइट को बियर करता है। मेल गैमेटोफाइट यहाँ तक आते आते काफ़ी, जब हमने एल्गी से देखा, एल्गी से जिम्नोस्पर्म तक आए तो वो मेल गैमेटोफाइट उतना ही रिड्यूस होता गया। हमने देखा था एल्गी में या ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट था वो डोमिनेंट फेज था प्लांट की लाइफ साइकिल का, और वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी। लेकिन यहाँ तक आते आते जिम्नोस्पर्म तक आते आते ये मेल गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया और यहाँ पे डोमिनेंट फेज जो हो गया है लाइफ का वो स्पोरोफाइट हो गया है, स्पोरोफिटिक प्लांट डोमिनेंट हो गया है। तो ये मेल गैमेटोफाइट जो है इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन। और ये मेल गैमीट को बियर करता है। दिस पॉलन ग्रेन बियर्स द मेल गैमीट। डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो क्योंकि ये मेल स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं तो इनका डेवलपमेंट भी माइक्रोस्पोरेंजिया पे होता है। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये मेगास्पोरोफिल या एग जो मेगास्पोर या एग जो है उसके साथ फ्यूजन करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट मैंने आपको बताया था कि जाइगोट हमेशा 2n होता है, डिप्लॉयड होता है जाइगोट। तो वो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेगास्पोरोफिल के बारे में। मेगास्पोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये होती है इसकी आउटर वॉल, जिसे न्यूसिलस कहते हैं हम। ये न्यूसिलस जो है ये स्पोरोफिटिक प्लांट का एक पार्ट है, स्पोरोफाइट का एक पार्ट है। ये न्यूसिलस पहले से प्रेजेंट होता है और यही न्यूसिलस डिफ्रेंशिएट होके एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है या ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसी ओव्यूल में एग्स प्रेजेंट होते हैं। एग जो होता है वो एक ही होता है, बाकी के 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं ओवर द प्रोसेस, बट ये एग जो होता है ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर पॉलन ग्रेन जो आता है वो इस ओव्यूल के ऊपर आता है, पॉलन ग्रेन, और ये इसी से ट्रैवल करते करते एग से फ्यूज कर जाता है। ये ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है, इस तरह से भी ट्रैवल कर सकता है दूसरे पाथ से, और ये एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो कि डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में हम डिटेल में एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म जो होता है वो हमेशा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म में। वो हम एंजियोस्पर्म पढ़ते समय, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हुए समय हम देखेंगे कि कैसे वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये ओव्यूल की ही एक सेल से बना हुआ है, इसलिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जिम्नोस्पर्म में ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, तो वो एन या हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि एग्जाम में आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in egg cell is suppose 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी एग सेल में 23 है, तो आपको बताना है क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। अब इसमें 2 कंडीशन दी गई है आपको। पहली कंडीशन है कि इफ द प्लांट इज, यहाँ हमें ये नहीं पता कि प्लांट क्या है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। इफ द प्लांट इज जिम्नोस्पर्म, इफ द प्लांट इज जिम्नोस्पर्म, अगर वो जिम्नोस्पर्म है तो आप बताएंगे कि एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे। और अगर इफ द प्लांट इज एंजियोस्पर्म, अगर प्लांट एक एंजियोस्पर्म है तो आप बताएंगे कि उसमें एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था
कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो एन ही होता है, और जो एंजियोस्पर्म होता है वो उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप आराम से निकाल लेंगे कि एक बार बता देती हूँ। एग सेल जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एग सेल की प्लॉइडी क्या है। तो एग सेल की जो प्लॉइडी होती है, एग सेल या स्पर्म सेल या गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे एग सेल जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड की में कितने का क्रोमोसोम है? 23। तो एन का मतलब हो गया 23। अब हमें जिम्नोस्पर्म में बताना है कि उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो एन ही होगा। ए केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में एन इज इक्वल टू 23 ही होगा। और बी के केस में, एंजियोस्पर्म के केस में, जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। तो हम 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 69। इतने क्रोमोसोम होंगे एंडोस्पर्म में एंजियोस्पर्म्स के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्म में क्या प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म में क्या प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर एक बार फर्टिलाइजेशन हम फिर से देख लेते हैं। इस पे एक बार हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म का ये मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें रूट्स है, ये आपकी स्टेम है, ये कोई जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, जिम्नोस्पर्म। तो ये प्लांट की प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। उनमें जो मेन फेज होता है प्लांट बॉडी का वो डिप्लॉइड होता है। उनमें जो मेन फेज होता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है। फिर इसमें से अगर हम देखें तो ये क्या बियर करेगा? मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। अब बहुत सारे जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जो मोनोशियस होते हैं, मतलब मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों ही एक साथ एक प्लांट में होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोशियस या फिर डायोशियस हो सकते हैं। मोनोशियस का एग्जांपल है पाइनस। आप सपोज करो ये पाइनस है, तो इसमें दोनों ही एक साथ है, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। अगर ये साइकस होता तो साइकस एक डायोशियस प्लांट है, उसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो फीमेल प्लांट पे मेगास्पोरोफिल होते हैं और मेल प्लांट पे मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन या माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। अब ये जो मेगास्पोरोफिल है ये मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें होंगे मेगास्पोरेंजिया सॉरी, और इसमें होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर इसमें होगा मेगास्पोर मदर सेल। इसमें होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ तक हमने जितनी भी स्ट्रक्चर देखी सबकी सब डिप्लॉयड है। मेगास्पोरोफिल डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोरोफिल डिप्लॉयड है, मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों ही डिप्लॉयड है, दोनों ही कंडीशन डिप्लॉयड है। अब यहाँ से हमारा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होगी मियोसिस की प्रोसेस होगी यहाँ पे। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, और जब रिडक्शन डिवीजन कहीं पर भी होता है तो हमेशा प्लॉइडी हाफ हो जाती है। यहाँ पे प्लॉइडी कितनी है? 2n है, तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, n प्लॉइडी हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्म होगा मेगास्पोर्स, कितने? 4 मेगास्पोर यहाँ फॉर्म होंगे। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, 4 फॉर्म होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो बचता कितना है? 1 मेगास्पोर, बस 1 मेगास्पोर बचेगा, और यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर पूरे बचेंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं एज फॉर्म ऑफ गैमीट। अब मेगास्पोर, अब ये जो पॉलन ग्रेन होगा ये मेगास्पोर तक आएगा कैसे? अब पॉलिनेशन इसमें बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे सबसे कॉमन जो है वो विंड पॉलिनेशन है, ये हमें पाइनस में देखने को मिलती है। पाइनस के जब
पॉलन ग्रेन एक साथ हवा में पॉलन ग्रेन इकट्ठा होते हैं। एक सीज़न होता है जिसमें सब एक साथ एक क्लस्टर में पूरे एक प्लांट से मेल प्लांट से फीमेल प्लांट की तरफ जाते हैं। तो इसे हम सल्फर शार भी कहते हैं। सल्फर शार। और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और एक साथ बहुत क्लस्टर में उड़ के जाते हैं। तो पूरा येलो हमें दिखाई देता है चारों तरफ। और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं, तो इनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो सल्फर शार की वजह से ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये फीमेल प्लांट पर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है इनका। और जब ये मेगास्पोर में जाते हैं तो वहाँ जाके एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ट्यूब इस तरह का, सपोज दिस इज मेगास्पोर, यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड किया। अब पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए ये यहाँ से एंटर करेगा। यहाँ से क्यों एंटर करेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका एग सेल प्रेजेंट होगा, तो उसके साथ ये फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेंगे। तो यहाँ पे फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट वंस अगेन 2n जनरेशन। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो फिर पाइनस या जिम्नोस्पर्म का प्लांट बना लेगा। ये भी 2n जनरेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो गैमेटोफिटिक फेज़ है, जो कि हैप्लॉइड फेज़ है, वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, वो बस यहाँ तक लिमिटेड है। दिस इज ओनली एन फेज फ्रॉम मेगास्पोर टू ओनली लिमिटेड टू द मेगास्पोर और एक्सेल एंड pollen grains. Rest all other phases are diploid या स्पोरोफिटिक फेज भी कहते हैं हम इसे, स्पोरोफिटिक फेज। एंड दिस वन इज गैमेटोफिटिक फेज। तो ये हमने देखा पूरे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल से आपको पूरा ही जिम्नोस्पर्म क्लियर हो गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब एंजियोस्पर्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या एनाटॉमी पढ़ेंगे। अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं प्लांट लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में। तो अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो प्लांट किंगडम में आपको बहुत ही कम कन्फ्यूजन होगी। मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन आपको बचेगी रिगार्डिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड दिस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। अब हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है प्लांट में। तो इससे भी तो काम चला सकते हैं। माइटोसिस होता है, बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होता है और उनकी बॉडी जिंदा रहती है। तो हम क्यों नहीं माइटोसिस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्यों हम हमेशा इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मेन रीज़न ये है वेरिएशन। ये टर्म हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या देखते हैं कि जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है या हमारी बॉडी में भी जब ग्रोथ होती है तो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, उन्हें फास्ट डिवाइड होना होता है जिससे हमारी बॉडी में की ग्रोथ हो, हम हाइट में बढ़ें या विड्थ में बढ़ते हैं जैसे प्लांट, या कोई भी इंजरी हो तो उस जगह को कवर करने के लिए तेज़ी से सेल डिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम माइटोसिस पे डिपेंडेंट होते हैं। माइटोसिस होती है तभी हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन अब आप ये सोचो कि अगर मियोसिस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से चलती रहेगी तो क्या होगा। तो माइटोसिस की वजह से, मियोसिस की वजह से वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन पूरी तरह से गायब हो जाएगा क्योंकि कोई मियोसिस नहीं होगी। अगर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं होगा तो वो बेटर अडेप्ट नहीं कर पाएगा अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में, वो पूरी तरह से अडेप्ट नहीं कर पाएगा। अब
देखो जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो मान लो ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, इन दोनों के ही क्रोमोसोम 2n है, 2n है। अब ये जब फ्यूज़ करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर 4n हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब फ्यूज़न होगी तो फर्स्ट जनरेशन जो होगी उसका 4n हो जाएगा। अब जब ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, लाइक दूसरे 4n प्लांट के साथ, तो इनका जब फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो ये 8n हो जाएगा उस ऑफ स्प्रिंग में। इसी तरह क्रोमोसोम 4n, 8n, 16n, 32n इस रेशियो से बढ़ेंगे, और जब ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे सेल्स उन क्रोमोसोम को एक्युमुलेट नहीं कर पाएंगे और प्लांट में के सेल में और कोई जगह नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स ही बने रहेंगे, तो उनकी लाइफ प्रोसेसेस अफेक्ट होगी, उनकी लाइफ प्रोसेस नहीं तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इसीलिए मियोसिस की प्रोसेस इन्वेंट हुई, या हम कह सकते हैं मियोसिस की प्रोसेस देखने में आई, जिसमें क्या होता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो ये एन गैमीट बनेंगे, इसमें भी एन गैमीट बनेंगे, मेल प्लांट में भी और फीमेल प्लांट में भी। अब जब ये एन गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये एन गैमीट मिलके 2n बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब ये प्लांट 2n फिर से वही क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में भी था और ऑफ स्प्रिंग में भी रिटेन रहा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये 2n के साथ जब एक बार फिर से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो फिर से 2n ही बनेगा, तो क्रोमोसोम नंबर रिटेन रह रहा है, मियोसिस की प्रोसेस है। दूसरा ये बेनिफिट है कि इस तरह से वेरिएशन मिल रहा है इंडिविजुअल को वेरिएशन मिल रहा है कि उसके मदर की भी जीन आ रही है उसमें और फादर की भी जीन आ रही है, जो कि काफ़ी डिफरेंट हैं, तो इससे वेरिएशन होगा और इसकी सर्वाइवल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव कर पाएगा जो ऑफ स्प्रिंग होगा। तो ये बेनिफिट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के। 3 तरह से देखते हैं, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक, और तीसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा। हैप्लॉइड फेज मतलब गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइट जो होगा वो डोमिनेंट होगा। डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही इक्वल होंगे, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड फेज भी। तो इसमें से हम नहीं कह सकते कि कौन सा फेज डोमिनेंट है, दोनों ही इक्वल लेंथ के होंगे। डिप्लॉइड। अब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो हम इतना तो हमें समझ में आ गया है कि कौन कौन से प्लांट में हैप्लॉइड फेज हैप्लॉन्टिक गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट थी, तो वो था एल्गी, ब्रायोफाइट। इन दोनों में ही हमने देखा कि हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट थी। जो गैमेटोफिटिक प्लांट था वो डोमिनेंट था, वो इंडिपेंडेंट था, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट था वो उस गैमेटोफिटिक के ऊपर एज अ पैरासाइट या एज अ किसी तरह से वो उस पर डिपेंड था। स्पोरोफाइट जो था वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड था। हमने देखा कि टेरिडोफाइट में ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इसमें दोनों ही फेजेस इक्वल होते हैं, हैप्लॉन्टिक फेज भी होता है और डिप्लॉन्टिक फेज भी होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो प्रोथैलस हो जो कि गैमेटोफिटिक फेज था वो भी इंडिपेंडेंट होता है, वो भी फोटोसिंथेटिक होता है, उसमें ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो मेन प्लांट बॉडी थी जो स्पोरोफिटिक प्लांट था वो भी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं था, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, उसमें भी ट्रू रूट और स्टेम्स थी, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड का सिंथेसिस आसानी से कर सकता था। तो ये हमने देखा था। इसमें ब्रायोफाइट्स को हैप्लॉन्टिक में भी इंक्लूड करते हैं और ब्रायोफाइट्स को हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों फेजेस प्रेजेंट होती है और कभी कभी इनकी दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट भी होती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन होती है, तो क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। हैप्लॉन्टिक फेज में मोस्ट ऑफ द एल्गा जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, पर कुछ कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं
जो डिप्लॉन्टिक होते हैं। हैप्लॉन्टिक एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, जिग्नीमा, ये सब आपके हैप्लॉन्टिक एल्गी हैं। डिप्लॉन्टिक में हमने देखा था कि डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेट होती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट होती है। इसके अलावा एक एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस। ये फ्यूकस जो एल्गी है ये इसमें भी डिप्लॉयड फेज होती है, लाइफ साइकिल की डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होती है, तो ये भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। एल्गी इसमें भी आते हैं, क्लेमाइडोमोनास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, जिग्नीमा। एल्गी जो होते हैं वो डिप्लॉन्टिक भी होते हैं जैसे कि फ्यूकस। कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं, तो इनके नाम आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, जैसे इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। अब मैं आपको इनको याद करने का तरीका बता देती हूँ, तो इनको याद करने के लिए निमोनिक्स में बना देती हूँ जिससे आप इनको ईजिली याद कर सको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। स्पेशली ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला है, आई थिंक इससे क्वेश्चन आएगा केवीएस में। बताया था कि मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी शो करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको याद करा देती हूँ एक बहुत ही इजी सी ट्रिक के साथ। आप ये याद रखो कि तो आप जैसा कि जानते हैं मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। हैप्लॉन्टिक मतलब एन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो डिप्लॉन्टिक भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी शो करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल मैं आपको ईजिली याद करा देती हूँ एक ट्रिक के साथ। तो आपको बस एक ही सेंटेंस याद रखना है, फूडी आपको बस एक ही सेंटेंस याद रखना है, फूडी पॉली। एक लड़की है उसका नाम पॉली है और वो क्या है, फूडी है, मतलब वो उसे खाना खाना बहुत पसंद है। तो फूडी पॉली हैड, इसी तरह से लिखना आप, इससे इजीली आपको याद होगा। फूडी पॉली हैड कीटो। तो वो डाइट पर है, तो वो कीटो फूड प्रेफर कर रही है, लेकिन वो क्योंकि फूडी है तो इसलिए उसे डाइट पे रहना पड़ रहा है। तो फूडी पॉली हैड कीटो। अब आप ऐसे कैसे याद रखोगे, तो फूडी से में एफ से आप याद रखना फ्यूकस। ये कैसा होता है, डिप्लॉयड यानी डिप्लॉन्टिक ऑफ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ये शो करता है। पॉली फॉर पॉलीसाइफोनिया, ये तो बहुत इजी है याद रखना, पॉली फॉर पॉलीसाइफोनिया। हैड में एच ए फॉर हैप्लो एंड डी फॉर डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये तीनों हैं, ये पॉलीसाइफोनिया भी, और यहाँ पे जो मैं दो एग्जांपल आपको बताऊंगी वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो के फॉर केल्प्स जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, और ई से एक्टोकार्पस भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। सो फूडी पॉली हैड कीटो, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैड कीटो, केल्प्स एंड एक्टोकार्पस। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे आप हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल याद कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ, जो आपका चैप्टर 3 था किंगडम प्लांटेई, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अब हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना दूसरा चैप्टर 4 किंगडम एनिमलिया, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके हर टाइप के एग्जाम्स में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या फिर पीआरटी से भी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं किंगडम एनिमलिया से। तो आप उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना। सो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तब तक के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बैट्रैकोस्पर्मम, एक एल्गी होता है बैट्रैकोस्पर्मम, इसमें कौन से टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है? बैट्रैकोस्पर्मम में कौन से टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, ये आपका होमवर्क है।